एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड रेन को आज कवर करेंगे और सीखेंगे एसिड रेन क्या होती है, कैसे होती है, यानी क्या इसके कारण है, इम्पैक्ट क्या होंगे और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। वैसे हमें पता है जो एसिड रेन है ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी होता है और अनेक प्रकार की साइंस में भी इनका प्रयोग होता है। तो महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है, नाम से ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। एसिड रेन यानी जो भी रेन हो रही है उसमें जब एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह केवल रेन तक सीमित नहीं है, वर्षा पर आधारित नहीं है। ये वर्षण के जो भी रूप हैं कि चाहे ऊपर से ओले गिरे, धुंध गिरे, कोहरा बने, ओस बने या वर्षा हो, उन सभी में क्या हो, अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन से अम्ल, क्योंकि एसिड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दो मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। एक को तो हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड मुख्य तौर पर जिम्मेवार हैं एसिड रेन के लिए। अब एक चीज़ और दिमाग में आ सकती है कि ऊपर तो चूंकि कोई प्रकार की हमने ईंट भट्टे, चिमनियाँ, कोई वाहन ऊपर वातावरण में तो है नहीं, फिर ऊपर से जो नीचे गिर रहे हैं एलिमेंट वर्षण के रूप में, चाहे वर्षा है, ओले हैं, जो भी है, उनमें एसिड कहाँ से बनता है। तो यहीं पर शुरू होता है हमारा कोजेस कि क्या कारण है एसिड रेन की। अब यहाँ पर एक चीज़ हम, जैसे हमने ये मान लिया ये समुद्र का तल है और हमें पता है विश्व पे लगभग 70% भाग पर जो जल राशियाँ हैं, तो जितने भी जल राशि है उससे पानी क्या होता है, लगातार वाष्पीकृत होता रहता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया जारी रहती है। तो जब भी वाष्पीकरण होता है तो जो भी लवण है, साल्ट होते हैं, वो नीचे समुद्र में ही रह जाते हैं उसके तल पर, केवल शुद्ध पानी ही ऊपर इवेपोरेट होता है, साफ पानी हम कह सकते हैं। तो ऊपर हवा में क्या पहुँचता है, हम कहेंगे H2O यानी जल, ये हवा में मौजूद रहता है, नमी की मात्रा आर्द्रता के रूप में। वहीं दूसरी तरफ हम मानव भी इसी धरती पर बसते हैं और मनुष्य हमें पता है सबसे खतरनाक प्राणी, वो अनेक ऐसी प्रक्रियाएं कर रहा है जिससे कि सल्फ्यूरिक गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह की गैसें लगातार वो वातावरण के अंदर छोड़ता है। कौन कौन से कारणों से, सबसे पहले तो आएगा इसमें कि वो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है। जीवाश्म ईंधन से हमारा आशय क्या है कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले या लाखों साल पहले से जो भी जीवों के अंश नीचे दब गए थे और लगातार उन पर दबाव पड़ा रहता है, उससे वे किस में बन जाते हैं, ईंधन के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं जीवों के अंश। फिर ईंधन को हम ज़मीन से निकाल लेते हैं, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उन सभी को जलाना, या मुख्य तौर पर जो भी कोयला संयंत्र है जहाँ पर हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उनसे भी ये गैसें प्रचुर मात्रा में निकलती हैं। और फिर वाहनों का तो कोई अंदाजा नहीं है कि कितने वाहन हम डेली चलाते हैं। तो इन सभी से मिलकर क्या होता है, हवा के अंदर क्या पहुँच जाता है, सल्फ्यूरिक यानी सल्फर गैस और नाइट्रिक गैस ये पहुँच जाती हैं। इनका सामना होता है यहाँ पर H2O के साथ, यानी पानी और ऑक्सीजन जो मौजूद है हवा में, उनके साथ इनकी रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है कि जो भी वर्षण हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल हो, चाहे स्लीट हो, ओलावृष्टि हो, हिमवृष्टि हो, धुंध हो, कोहरा हो, उन सभी के द्वारा ये एसिड क्या है, नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता है तब इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो चीज़ समझ गए होंगे कि वातावरण में जो मौजूद नमी होती है उसके साथ अभिक्रिया होती है इन गैसों की, उससे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हम समझ गए, क्या है, क्यों है। अब आते हैं इम्पैक्ट। अब एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि जो वर्षा होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर, महासागरों में होती है, क्योंकि इनका एरिया ही ज़्यादा है। तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुद्री जीवन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। छोटी छोटी मछलियाँ हैं वे खास तौर पर इनसे प्रभावित होती हैं और उनमें संख्या में भी कमी आती है, या जो मौजूद हैं उनके अंदर भी कई प्रकार की दिक्कत आती है। उसके बाद यदि वो ज़मीन पर गिरेंगी कहीं तो वो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देती हैं, उनमें जो अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं उनकी खास तौर पर नुकसान होता है, क्योंकि ज़मीन में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण होती है जो कि मिट्टी पर गिरेगा या जल पर, समुद्री जल पर गिरेगा एसिड, या क्या हो सकता है कि वो बिल्डिंग्स पर गिरेगा, भवनों के ऊपर गिरेगा। तो भवनों में भी खासकर लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से जो भवन बने होते हैं या संगमरमर से बने होते हैं, तो उनके रंग में काफ़ी डिफेक्ट आ जाता है। जैसा हमने पिछले कई वर्षों में पढ़ा है कि ताजमहल की दीवारें भी खराब हो रही हैं भारत में खासकर। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट हो जाएंगे। हालांकि नुकसान इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो एक जो मुख्य तौर पर नुकसान होता है वो होता है वृक्षों को, खासकर जो हमारा यूरोप का दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ की वनस्पति खास तौर पर प्रभावित होती है एसिड रेन के द्वारा। वहाँ पर जो वृक्ष हैं वे इस तरह के होते हैं, उनके ये जो सीधे छालें होती हैं, इनकी जो पेड़ पत्ते होते हैं, इस तरह की केवल एक ठूंठ खड़ा रह जाता है, बाकी सारा पेड़ है वो खराब हो जाता है।
क्यों? क्योंकि एसिड रेन है और एसिड उनके जीवन को मुश्किल बना देती है। तो काफ़ी सारे नुकसान हैं। इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लें सोल्यूशन की, या कुछ एक और महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं जो कि इसके इम्पैक्ट पर ही आएंगे, क्या इसके प्रभाव है। तो एक चीज़ जो खासकर यूरोपीय देशों ने महसूस की है कि वहाँ पर एसिड रेन ज़्यादा हो, तो यूरोपीय देशों ने यह प्रयास किया कि क्यों ना अपने कारखाने और जितने फैक्ट्रियाँ हैं या बड़े संयंत्र हैं उनको हम विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। तो जैसे ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, तो यूरोपीय देशों ने यह प्रयास किया कि जितने भी विकासशील देश हैं एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, उनमें हम ज़्यादातर हमारे कारखाने लगा देंगे ताकि इन देशों में प्रदूषण की मात्रा है वो बढ़ जाए और हमारा ये 40 से 60 डिग्री तक जो ये उत्तरी अक्षांश है इनमें समस्या इससे राहत मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? एक तो हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी एक पूरा संयुक्त परिवार है, इसमें कहीं पर कोई भी घटना घटे उसको पूरे विश्व को उसका सामना करना पड़ता है। यानी चाहे आप यहाँ प्रदूषण फैलाओ चाहे यहाँ फैलाओ, वो पोल्यूशन रहेगा धरती पर ही। और धरती पर अनेक प्रकार की हमें पता है जो जेट पवनें चलती हैं या इसकी जो घूर्णन है उसकी वजह से जो हवा है वो ध्रुवों की ओर खींचती है। तो यहाँ से उठा हुआ पोल्यूशन भी परेशान करता है इन देशों को, क्योंकि हमें पता है कि जो हवा है वो लगभग सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक इन तत्वों को ले जा सकती है और ऐसा हुआ भी है। यानी इन देशों को राहत नहीं मिली है और इसके अतिरिक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे भी इनको सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे जो हमने इस वर्ष और इसलिए पिछले वर्ष में देखा कि यूरोप के जो निचले इलाके हैं, दक्षिणी यूरोप में इटली है, स्पेन है, इनमें भयंकर जंगलों में आग देखने को मिली है और हीट वेव भी बहुत ज़्यादा इनमें फैली है। तो इनका ये प्रयास नाकाफी सिद्ध हुआ है। इसके दूसरे अल्टरनेटिव हमें ढूंढने होंगे। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, एसिड रेन को कैसे रोका जाए। तो एसिड रेन में हम जानते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच मान की, कि जो पीएच वैल्यू होती है, जैसे साधारण रेनफॉल हो, एसिड रेनफॉल ना हो, उसमें उसका पीएच मान होता है वो होता है 5.6। वैसे एक चीज़ और आपको समझा देते हैं कि पीएच मान ये यदि 7 है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, उदासीन है। इसके अंदर ना ही तो एसिड है ना ही बेस है, ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। जैसे जैसे हम 7 से कम होते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें एसिडिक होती जाएंगी और इसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उनमें क्षार की मात्रा, बेस की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मल वैल्यू है रेनफॉल की 5.6, लेकिन जो ये एसिड रेन होती है इसकी वैल्यू होती है 4.2 से 4.4। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन सीधा है कि हमें एक तो जो ये गैसें हम छोड़ रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, ये इमिशन हमें तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। उससे क्या होगा? एसिड रेन होगी ही नहीं, यानी वातावरण में यदि एसिड पहुँचेगा ही नहीं तो फिर वो वर्षा के द्वारा नीचे आएगा नहीं। तो सीधा सोल्यूशन है कि एक तो इन एलिमेंट्स को हम कम करें, दूसरा जितने ज़्यादा फॉरेस्ट हम लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरे फिर हवा को साफ़ कर देते हैं।